वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम अकाउंट्स की सेकंड वीडियो को अपलोड करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम 2022 के क्वेश्चन पेपर के 50 से 100 तक के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को उसके ऑफिशियल आंसर की जो खुद बिहार बोर्ड ने पब्लिश किया था के साथ कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, और देखो मैं एक और बात आपको बता रहा हूँ कि मैं इस सीरीज में, इस कंप्लीट सीरीज में लगभग आपको सारे सब्जेक्ट्स के 300 से 350 तक के क्वेश्चंस को मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। मतलब सारे मैं ईयर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर अप कर लूँगा। ठीक है, लगभग 2015 तक के क्वेश्चंस को कवर करूँगा। और ये मैं इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि बिहार बोर्ड के जो क्वेश्चंस होते हैं आप देखोगे तो 70 से 80% क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिपीट होते हैं। और आपको ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन बैंक मिल जाएंगे जहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन इस सीरीज़ को फॉलो करने का रीज़न क्या होना चाहिए? रीज़न ये है कि आपको यहाँ पर ऑफिशियल आंसर की जो खुद बिहार बोर्ड ने पब्लिश किया था के साथ आपको इनके सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। और देखो बिहार बोर्ड ने जो आंसर की पब्लिश किया लगभग सारे क्वेश्चंस के आंसर सही है, लेकिन 2-3 क्वेश्चंस के आंसर बिहार बोर्ड ने भी गलत प्रोवाइड किए। और इसलिए क्योंकि मैं वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ और जहाँ भी कोई आंसर गलत दिखता है तो फिर जो कमेंट्स आते हैं, इसके अलावा जो मैं अभी चेक कर लेता हूँ, अगर कोई भी आंसर गलत दिखता है तो उसे मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर देता हूँ, ताकि जो बच्चे भी वीडियो को देख रहे हैं अगर 2 से 3 क्वेश्चन गलत हो भी रहे हैं तो उसके इसमें स्टार्टिंग में ही कमेंट में आपको मिल जाता है वो कमेंट, जो क्वेश्चन के आंसर गलत दिए हुए हैं वो आपको वहीं दिख जाते हैं। तो इससे आपको ये बेनिफिट होता है कि जितने क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ सारे क्वेश्चंस के बिल्कुल एक्यूरेट आंसर्स आपको मिल जाते हैं। आपको पता है ये मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कर देता हूँ, तो फिर पीडीएफ प्रोवाइड करने का बेनिफिट आपको ये भी मिलता है कि आप उन्हें अपने मोबाइल में सेव कर लेते हो और आप जहाँ भी जाते हो आपको वो क्वेश्चन पेपर आपके साथ रहते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे बेनिफिट हैं और बहुत सारे बताना भी टाइम वेस्ट करना ही होगा। आप सीरीज को स्टार्टिंग तक फॉलो करना बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। देखो 50 तक के क्वेश्चंस को मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया था। इस वीडियो में 51 से 100 तक के सारे क्वेश्चन को कवर करना है। 51 नंबर क्वेश्चन है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म रिजल्ट्स टू। तो आप जब भी देखो, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा, जब भी कोई पार्टनरशिप फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है यानी कि साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है, तो अगर एसेट्स की वैल्यू में वृद्धि हो रही है, अगर एसेट्स की वैल्यू में वृद्धि हो रही है तो जितने भी एक्सिस्टिंग पार्टनर्स हैं उन्हें गेन होगा। ठीक है, लेकिन अगर लायबिलिटी की वैल्यू में इंक्रीज होगा, मतलब लायबिलिटी की वैल्यू में बढ़ोतरी होती है, तो उस केस में जितने भी एक्सिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं उन्हें लॉस होता है। ये मैंने आपको क्लियरली पढ़ा रखा है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में। ठीक है, आपने देखा ही होगा वीडियो, नहीं देखा तो फिर जाके देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर इसलिए क्योंकि यहाँ पर एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है, एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन है, इनकम एंड एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्राइज फंड आर सॉन इन। तो मैंने आपको एनपीओ के चैप्टर में पढ़ाया था एक फंड बेस्ड अकाउंटिंग, तो वहाँ पे स्पेशल फंड क्रिएट किया जाता था और वहाँ पे उस फंड से रिलेटेड जितने भी इनकम होते थे, जितने भी एक्सपेंसेस होते थे उन्हें शो करते थे। और जो प्राइज फंड होता है उन्हें हम शो कहाँ करते हैं? उन्हें हम शो करते हैं बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, यानी कि 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्राइज फंड से रिलेटेड जितने भी इनकम होते हैं, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, उन्हें हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करते हैं। फिर 53 नंबर क्वेश्चन है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिकॉर्ड ट्रांजेक्शंस ऑफ। तो ये बहुत ही क्वेश्चन है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम सिर्फ रेवेन्यू नेचर के ही ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, और वो भी सिर्फ उन्हीं को जो करेंट ईयर के होते हैं, जो 1 साल के होते हैं, जो कि करेंट ईयर के होते हैं, उन्हें ही हम रिकॉर्ड करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। जो कि रेवेन्यू नेचर के होते हैं ट्रांजेक्शन, सिर्फ उन्हें रिकॉर्ड करेंगे। फिर अब क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्न में से कौन आय नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनकम। तो एंडोमेंट फंड इनकम का स्रोत नहीं होता, और मैंने आपको ये बता रखा है क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। और ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। आप जब देखोगे एनपीओ की चैप्टर को तो वहाँ मैंने इसको अलग से डिफाइन किया कि एंडोमेंट फंड क्या होता है, इसके अलावा डोनेशन क्या होता है, इसके अलावा सब्सक्रिप्शन क्या होता है, सेल ऑफ टिकट क्या होता है, और इन्हें हम किस तरीके से ट्रीट करते हैं, कहाँ इन्हें हम रिकॉर्ड करते हैं, इन सारी टर्म्स को मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। तो आप मतलब वो सारी चैप्टर वाइज वीडियो को देख लो, आपको किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और जिन्होंने देख रखा वो कमेंट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन उनके लिए। फिर अब 55 नंबर क्वेश्चन है, चालू अनुपात है यानी कि करेंट रेशियो। तो जो करेंट रेशियो होता है उनका एक और नाम लिक्विडिटी रेशियो ही होता है, इसलिए 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चालू अनुपात तरलता अनुपात होता है। फिर अब 56 नंबर क्वेश्चन है, द आइडियल लिक्विडिटी रेशियो इज, यानी कि एक आदर्श तरल अनुपात कितना होता है? तो एक आइडियल लिक्विडिटी रेशियो 2:1 में होता है।
यानी कि 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर 57 नंबर क्वेश्चन है, अंडर विच हेड शेयर कैपिटल इज शॉन इन बैलेंस शीट। तो फिर ये जो शेयर कैपिटल होता है उसे हम बैलेंस शीट के किस हेड में शो करते हैं? तो उन्हें हम शो करते हैं शेयर होल्डर्स के फंड में। जितने भी शेयर कैपिटल होते हैं उन्हें हम बैलेंस शीट में शेयर होल्डर्स फंड के हेड में शो करते हैं, यानी कि 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज अंशधारी कोष। फिर 58 नंबर क्वेश्चन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर। तो वित्तीय विवरण क्या होते हैं? वित्तीय विवरण रिकॉर्डेड फैक्ट होते हैं या ये लिखित तथ्य होते हैं। जो आपने इनकम आपकी हुई है, जो भी आपके एक्सपेंसेस हुए हैं, जो भी आपके ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, वो सारे जो रिकॉर्डेड फैक्ट होते हैं उन्हें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, यानी कि 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर 59 नंबर क्वेश्चन है, कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट मुख्यतः जारी की जाती है। एनुअल रिपोर्ट इश्यूड बाय अ कंपनी मेनली टू। तो फिर एक कंपनी के द्वारा जो एनुअल रिपोर्ट इश्यू की जाती है वो किसके लिए की जाती है? वो की जाती है आमतौर पर शेयर होल्डर्स के लिए, यानी कि 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, अंशधारियों के लिए। अब 60 नंबर क्वेश्चन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज, यानी कि वित्तीय विवरण प्रदर्शित करते हैं। तो जो वित्तीय विवरण होते हैं वो एक कंपनी के मॉनेटरी इन्फॉर्मेशन यानी कि मौद्रिक सूचना को प्रदर्शित करते हैं। मॉनेटरी इन द सेंस जितने भी ट्रांजेक्शन्स वगैरह हो रहे हैं मनी से रिलेटेड उन सारे को शो करते हैं। तो 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, क्योंकि वो जो क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन होता है या फिर इनकी जो नॉन मॉनेटरी इन्फॉर्मेशन होता है वो हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर पता नहीं चल पाता, इसलिए 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मौद्रिक सूचना। अब 61 नंबर क्वेश्चन है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स विथ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 5:3:2। तो ए बी और सी तीन पार्टनर्स थे जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 5:3:2। अब कह रहा है ए रिटायर हो रहा है, ठीक है, द गेनिंग रेशियो इज। तो क्योंकि ए रिटायर हो रहा है तो इस केस में जो गेनिंग रेशियो होगा हमारा वो होगा 3:2, क्योंकि जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स होते हैं वो रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही ट्रांसफर कर देते हैं, मतलब गेन कर लेते हैं। इसलिए 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वही उनका गेनिंग रेशियो भी होगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। फिर अब क्वेश्चन नंबर 62 है, अंशों के जब्ती खाते का शेष पुनर्निगमन के बाद हस्तांतरित किया जाता है। तो जब भी किसी शेयर को फोरफिट कर देते हैं, यानी कि किसी भी शेयर को जब हम जब्ती कर लेते हैं और जब्ती करने के बाद जब उन्हें हम फिर से रीइशू करते हैं, एक बार हमने शेयर को फोरफिट कर लिया और इसके बाद उन्हें फिर से रीइशू कर रहे हैं, तो फिर जो बैलेंस बचता है शेयर को जो मैंने फोरफिट किया था उस शेयर का जो भी बैलेंस होता है उन्हें हम ट्रांसफ़र कर देते हैं कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। शेयर को जब हम फॉरफिट कर देते हैं, फॉरफिट करने के बाद उन्हें फिर से रीइशू करते हैं, तो फॉरफिटेड शेयर का जितना भी बैलेंस होता है उन्हें हम ट्रांसफ़र कर देते हैं कैपिटल रिजर्व में, यानी कि पूंजी संचय में। तो 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 63 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी एडेड टू नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो नेट बिफोर टैक्स में हम किन्हें ऐड करेंगे? विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी एडेड, तो आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन को हम ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। तो 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 64 नंबर क्वेश्चन है, सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी विल बी शोन अंडर। तो फिर मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ को जो सेल करते हैं यानी कि विपणन योग्य प्रतिभूतियों की बिक्री को हम कहाँ शो करते हैं? तो उन्हें हम शो करते हैं कैश और कैश इक्विवेलेंट में, यानी कि रोकड़ एवं रोकड़ समतुल्य में। तो 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और जिन लोगों ने पार्ट बी के जो मैंने चैप्टर वाइज वीडियो को कवर कर लिया उनकी थ्योरी को कवर कर लेंगे, क्योंकि मैंने स्पेशली फोकस थ्योरी पर किया, क्योंकि बिहार बोर्ड की एग्जाम में थ्योरी पर ज़्यादा फोकस किया जाता है और आप देख ही सकते हो। तो फिर आपके ये जो क्वेश्चन हैं वो आपके बनने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। आप एक बार ट्राई करो, कंप्लीट वीडियो कवर कर लो और उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, तो आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। फिर अब 65 नंबर क्वेश्चन है, परचेज ऑफ बिल्डिंग फॉर कैशेज। तो जब हम किसी बिल्डिंग को परचेज करते हैं कैश में तो वो क्या होता है? तो फिर वो होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यानी कि हमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर हो जाएगा भवन का नकद कर, यानी कि एक बिल्डिंग का परचेज करना कैश में हमारी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी को शो करता है, यानी कि 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर अब 66 नंबर क्वेश्चन है, डेब्ट इक्विटी रेशियो इज। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो का एक और नाम है और वो क्या है? वो है सॉल्वेंसी रेशियो, यानी कि ऋण क्षमता अनुपात
शोधन क्षमता अनुपात कहलाता है। तो 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 67 है, कौन सा एक गैर रोकड़मद नहीं है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन कैश आइटम्स, यानी कि इनमें से कौन सा कैश आइटम है, डायरेक्टली आपसे ये पूछा जा रहा है, नॉट अ नॉन कैश आइटम। तो आप देखोगे चारों ऑप्शंस तो सिंपली आपको दिख रहे हैं, जो हमारा कैश सेल है वो हमारा कैश आइटम है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ऑफ कंपनीज। तो आप इनके चारों के नाम को देखोगे तो इनमें से कौन सा आपको कंपनी का नाम दिख रहा है, तो आप देखोगे जो बाटा है वो एक कंपनी है, यानी कि 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये तो आपको पता ही है, इस दुनिया का सबसे बड़ा लोहार टाटा और सबसे बड़ा मोची बाटा है। ठीक है, तो 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और ये कंपनी है, क्लियरली आपको पता है। ठीक है, इसके बाद 69 नंबर क्वेश्चन है, ऑन डिसॉल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट ट्रांसफर टू। तो जब हम पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करते हैं तो उस केस में डाउटफुल डेब्ट्स के प्रोविजन को हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, तो उन्हें हम ट्रांसफ़र करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, जो हम जब भी फर्म को डिसॉल्व करते हैं तब प्रिपेयर करते हैं, तो फिर रियलाइजेशन अकाउंट में हम सभी को ट्रांसफ़र कर देते हैं डाउटफुल डेब्ट्स के प्रोविजन को, यानी कि 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप देखना रियलाइजेशन अकाउंट का जो फॉर्मेट मैंने दिखाया आपको वहाँ पे दिख जाएंगे, इन सारे को मैंने शो करा है। ठीक है, तो 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 70 नंबर क्वेश्चन है, डिविडेंड फॉर द शेयर होल्डर्स आर। तो शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड पे की जाती है वो टैक्स फ्री अमाउंट होते हैं, यानी कि 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अंशधारियों के लिए लाभांश कर मुक्त राशि होती है। ठीक है, और ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज होता है जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं उनके लिए। फिर अब 71 नंबर क्वेश्चन है, गैर व्यापारिक संस्थाओं में देयताओं पर परिसंपत्तियों के अधिक को कहते हैं, यानी कि द एक्सेस ऑफ एसेट ओवर लायबिलिटी इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न इज। तो देखो एनपीओ में या फिर नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में जब एसेट लायबिलिटी से ज़्यादा हो तो उसे हम कहते हैं कैपिटल फंड। और मतलब मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता रखी, मैं बता रहा हूँ, मैंने एनपीओ के जो चैप्टर मैंने करवाया सबसे लास्ट क्वेश्चन यही था कि कैपिटल फंड हम किन्हें कहते हैं, तो मैंने आपको बताया था द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटी इन नॉन ट्रेडिंग कंसर्न इज नॉन एज कैपिटल फंड। तो 71 नंबर क्वेश्चन का तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लेकिन मैं मतलब बता रहा हूँ बार बार आपको देखो दो काम करना है, बिल्कुल करना है और अच्छे से करना है। एक आपको चैप्टर वाइज रिवीजन करना है, अकाउंट्स के लिए स्पेशली बोल रहा हूँ, मैंने जो चैप्टर वाइज रिवीजन वीडियो अपलोड किया है आपको कंप्लीट करना ही करना है। अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने सिलेबस को कवर किया या नहीं किया, उसे आपको कंप्लीट करना है चैप्टर वाइज रिवीजन वीडियो को। और इसके बाद जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो मैं करवा रहा हूँ आप इन सारे को कंप्लीट कर लो। एटलीस्ट मैं करवा रहा हूँ, उन्हें नहीं देखना चाहते हो तो फिर जो भी क्वेश्चन बैंक है आपके पास आप उनसे कवर कर लो, लेकिन कर लो। दो काम आप बिल्कुल अच्छे से कर लो, सिंसियरली कर लो, एग्जाम में आप थैंक्स कहोगे मुझे। ठीक है, एक तो आपको चैप्टर वाइज रिवीजन कर लेना है, और जो मैंने नोट्स प्रोवाइड किया मुझे पता है उससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, इसलिए उन्हें कर लो, बहुत बेहतर होगा। और ये जो सीरीज़ है इसे कम्प्लीटली फॉलो कर लो, क्योंकि यहाँ मैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कवर कर रहा हूँ, और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप इन दोनों को कवर कर लेते हो, बिलीव करो, या तो ऑब्जेक्टिव हो या तो सब्जेक्टिव हो, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। 100 मार्क्स के क्वेश्चन को आप सॉल्व करके आओगे। लेकिन अगर आप मतलब अभी आप ये नहीं करोगे, आप सोचोगे मैं अपना टाइम बचा लूँ थोड़ा सा, फिर एग्जाम के टाइम आप जब आंसर कर रहे होगे ना तो आपको समझ में आएगा कि ये सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी करवा रखे थे और आपने उन्हें मिस कर दिया। इसलिए अभी थोड़ा टाइम आप दो यहाँ पर, ये टाइम आपके लिए कोई वेस्ट का काम नहीं होगा बल्कि आपके लिए इन्वेस्टमेंट का काम होगा। ये आपके एग्जाम टाइम बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। ठीक है, एक बार आप सिंसियरली फॉलो करके देखो 72 नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रोविजन फॉर टैक्सेज, यानी कि कर के लिए प्रावधान क्या होता है। तो कर के लिए प्रावधान होता है करेंट लायबिलिटी, यानी कि 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद 73 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन वाइल कंप्यूटिंग करेंट रेशियो। तो जब हम करेंट रेशियो को कैलकुलेट करते हैं तो इनमें से कौन सा आइटम ऐसा होता है जिन्हें हम कंसिडर नहीं करते। तो आप देखोगे फर्नीचर को, क्योंकि करेंट एसेट वो होता ही नहीं है फर्नीचर, इसलिए फर्नीचर को हम कंसिडर नहीं करते जब हम करेंट रेशियो को कैलकुलेट करते हैं तब। ठीक है, फिर अब 74 नंबर क्वेश्चन है, फॉर कैलकुलेटिंग ट्रेड परसेंटेज इन एनी ईयर इज सिलेक्टेड एज। तो फिर जब हम ट्रेड परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं तो किसी भी ईयर को सिलेक्ट किस तरीके से किया जाता है। तो देखो जब हम ट्रेड परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं
तो उस केस में हम आधार वर्ष रखते हैं किसी ईयर को, किसी एक ईयर को हम बेस ईयर रखते हैं और उस अकॉर्डिंग हम ट्रेंड को एनालिसिस करते हैं। ठीक है, फिर देखो 75 नंबर क्वेश्चन है, समान आकार के आर्थिक चिट्ठा में कुल क्षमता एवं दायित्वों को बराबर माना जाता है, यानी कि इन अ कॉमन साइज बैलेंस शीट टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी आर एज्यूम टू बी इक्वल टू। तो फिर कॉमन साइज बैलेंस शीट में टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी को 100 माना जाता है, यानी कि 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 76 नंबर क्वेश्चन है, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इज ऑल्सो नॉन एज। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बहुत बार रिपीट किए गए हैं, ये वाले क्वेश्चन स्पेशली बहुत बार रिपीट किए जाते हैं कि वर्टिकल एनालिसिस को क्या कहा जाता है, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस को और क्या कहा जाता है। तो 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डायनेमिक एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इज ऑल्सो नॉन एज डायनेमिक एनालिसिस। ठीक है, फिर अब 77 नंबर क्वेश्चन है, डिबेंचर्स कैन बी रिडीम्ड आउट ऑफ। तो डिबेंचर्स को हम किस पे रिडीम कर सकते हैं, तो आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ कैपिटल, आउट ऑफ प्रोविजन, इन तीनों से हम डिबेंचर्स को रिडीम कर सकते हैं, ऋण पत्रों का शोधन किया जा सकता है, यानी कि 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इनमें से सभी। फिर अब 78 नंबर क्वेश्चन है, डिस्काउंट अलाउड ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज डेबिटेड टू। तो फिर जब भी हम फॉरफिटेड शेयर को री इशू करते हैं और उनमें हम जो डिस्काउंट अलाउ करते हैं तो हम कहाँ उन्हें डेबिट करते हैं, उन्हें हम डेबिट करते हैं शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में, यानी कि अंशहरण खाते में। ठीक है, याद रखना, जब भी फॉरफिटेड शेयर को हम री इशू करते हैं तो जो हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं उन्हें हम डेबिट करते हैं शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में, यानी कि 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर अब 79 नंबर क्वेश्चन है, एक कंपनी अपने अंशों को प्रीमियम पर भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अंतर्गत जारी करती है। तो एक कंपनी प्रीमियम पर जो अपने शेयर को इशू करती है तो वो 52 जो हमारा इंडियन कंपनी एक्ट 2013 का सेक्शन 52 है उसके अंतर्गत जारी करती है, यानी कि 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर अब 80 नंबर क्वेश्चन है, ऑन डिसॉल्यूशन ऑफ अ फर्म बैंक ओवरड्राफ्ट इज ट्रांसफर टू। तो जब हम किसी भी फर्म को, पार्टनरशिप फर्म को स्पेशली जब हम डिजॉल्व करते हैं तो उस केस में जो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है उन्हें हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, उन्हें हम ट्रांसफ़र कर देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, यानी कि 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर अब 81 नंबर क्वेश्चन है, इन अ पार्टनरशिप फर्म द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इज। तो एक पार्टनरशिप फर्म में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर होते हैं वो 50 होते हैं। ठीक है, यानी कि 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर अब 82 नंबर क्वेश्चन है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑन रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म रिजल्ट्स टू। तो देखो, मतलब मैंने तो आपको ये बोल दिया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कई क्वेश्चन रिपीट होते हैं, लेकिन यहाँ पे आप ये देखो कि एक ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 बार रिपीट किया जा चुका। मैंने 51 क्वेश्चन को कवर करवाया था, वो भी सेम यही क्वेश्चन था, और यहाँ भी आपसे पूछा जा रहा है जब एसेट्स की वैल्यू में वृद्धि होती है पार्टनरशिप फर्म को जब हम रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं तो उस केस में क्या होता है, तो उस केस में एक्सिस्टिंग पार्टनर्स को गेन मिलता है, यानी कि उन्हें प्रॉफिट मिलता है। तो 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फिर अब 83 नंबर क्वेश्चन है, सैक्रिफाइस रेशियो इज एसर्टेन्ड एट द। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो को हम कब कैलकुलेट करते हैं, तो जब भी हम किसी पार्टनर को एडमिट करते हैं तो जितने भी एक्सिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं, जितने भी पुराने पार्टनर्स होते हैं, उन्हें अपने प्रॉफिट का कुछ शेयर सैक्रिफाइस करना पड़ता है, तो उस केस में हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट करते हैं, यानी कि 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर अब 84 नंबर क्वेश्चन है, साझेदार के पूंजी खाते के प्रारंभिक शेष को क्रेडिट किया जाता है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस होता है उसे क्रेडिट किया जाता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, यानी कि 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 85 है, ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर हिज कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद। तो जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उस केस में उसका जो कैपिटल अकाउंट होता है वो क्रेडिट कर दिया जाता है उसके गुडविल के शेयर से, यानी कि 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपको पता ही है जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायर होता है तो उस केस में हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं और उस पार्टनर के शेयर से उसकी गुडविल को पे कर देते हैं। तो 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर अब 86 नंबर क्वेश्चन है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज एन। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन यानी कि सब्सक्रिप्शन हमें मिलना है लेकिन अभी तक मिला नहीं है, तो वो हमारे लिए एसेट होता है, यानी कि 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बकाया चंदा एक संपत्ति होती है। फिर अब 87 नंबर क्वेश्चन है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इज। तो ओल्ड न्यूज़पेपर को हमें सेल कर दिया तो जो रिसिप्ट हमें मिलता है वो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है,
वो आयगत प्राप्ति होता है। तो 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर अब 88 नंबर क्वेश्चन है, द एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड। तो एक्चुअल प्रॉफिट में नॉर्मल प्रॉफिट का जो डिफरेंस होता है, यानी कि जो नॉर्मल प्रॉफिट को हम माइनस कर देते हैं एक्चुअल प्रॉफिट से, तो जो अधिकता होती है एक्चुअल प्रॉफिट की उसे हम कहते हैं सुपर प्रॉफिट, और ये हमने पढ़ा है गुडविल में। ठीक है, तो 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर अब 89 नंबर क्वेश्चन है, ए बी सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:4:3। ठीक है, ए बी सी और 3 पार्टनर्स है और इन तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:4:3। अब कह रहा है बी रिटायर, यानी कि जिसका 4/, आप देख सकते हो 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 4/10 पार्ट्स था बी का, वो रिटायर हो रहा है। एंड ए एंड सी शेयर दे प्रॉफिट इन इक्वल रेशियो, न्यू रेशियो ऑफ ए एंड सी विल बी। तो पहले भी ए और सी ये दोनों 3:3 के रेशियो में शेयर कर रहे थे, और अभी भी उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वल है, यानी कि 3:3 है। तो क्योंकि पहले बी था तो इन तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग 3:4:3 था। अब बी क्योंकि रिटायर हो चुका है तो इनका जो अब न्यू रेशियो होगा वो होगा 1:1 का, यानी कि 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फिर अब क्वेश्चन नंबर 90 है, ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर अ फर्म फाइनल पेमेंट आर मेड थ्रू। तो जब भी किसी पार्टनर की डेथ होती है तो उस टाइम जो फाइनल पेमेंट होता है वो किसे किया जाता है, वो किया जाता है एग्जीक्यूटर्स को। ठीक है, वो किया जाता है एग्जीक्यूटर अकाउंट्स को, जो कि एक लीगल हायर होता है। जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका जो उत्तराधिकारी होता है उससे पे किया जाता है फाइनल पेमेंट। तो फिर 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर अब 91 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन टाइम ऑफ विड्रॉल आर नॉट मेंशन्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज फॉर। तो जब ये मेंशन नहीं है कि विड्रॉवल कब किया गया था, ड्राइंग को कब निकाला गया था, तो उस केस में ड्राइंग पर जो इंटरेस्ट लगता है वो 6 मंथ के लिए लगता है, यानी कि 91 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करवा रखे हैं। ठीक है, आप देखना मैंने पार्टनरशिप फंडामेंटल की जो नोट शेयर किए, कंप्लीट चैप्टर कवर करवाया, वहाँ मैंने कंप्लीट थ्योरी को कवर किया। थ्योरी आपकी कवर हो नहीं पाती, प्रैक्टिकल आप सॉल्व कर लेते हो। थ्योरी को कवर करने के लिए मैंने उस सीरीज को लाया और मैंने कंप्लीट करवा रखा है। ठीक है, फिर देखो 92 नंबर क्वेश्चन है, डिबेंचर इज द पार्ट ऑफ। तो डिबेंचर किसका पार्ट होता है, डिबेंचर पार्ट होता है एक लोन का, यानी कि 92 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डिबेंचर जो होता है वो एक लोन का ही पार्ट होता है, और जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं उन्हें एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाता है। अब देखो 93 नंबर क्वेश्चन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज। तो अभी मैंने आपको बताया डिबेंचर पर एक फिक्स्ड रेट दिया जाता है इंटरेस्ट का, तो फिर 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इतने बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब 94 नंबर क्वेश्चन है, फॉर अ कंपनी डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर इज। तो एक कंपनी के लिए जब वो डिबेंचर को डिस्काउंट पर इश्यू करती है तो वो क्या होता है, तो उनके लिए वो कैपिटल लॉस होता है। आप खुद ही देखो उन्होंने डिस्काउंट दे रखा है तो इसलिए उनके लिए एक कैपिटल लॉस होता है। तो 94 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर 95 नंबर क्वेश्चन है, जनरली डिबेंचर्स आर जो होते हैं, तो जो डिबेंचर्स होते हैं वो जनरली सिक्योर्ड होते हैं, यानी कि 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और कई टाइप के डिबेंचर्स भी होते हैं, मैंने वो भी कवर करवा रखा है, जितने टाइप के डिबेंचर होते हैं वो सारे मैंने कवर कर रखे हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 96 है, अंशों के निर्गमन के पूर्व कौन सा विवरण जारी किया जाता है, यानी कि विच स्टेटमेंट इज इश्यूड बिफोर द इश्यू ऑफ शेयर। तो फिर जब हम शेयर को इश्यू करते हैं तो उसके पहले एक प्रोस्पेक्टस जारी किया जाता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद 97 नंबर क्वेश्चन है, अ कंपनी कैन इश्यू इट्स शेयर एट डिस्काउंट अंडर द प्रोविजन ऑफ विच सेक्शन ऑफ कंपनी एक्ट 2013। तो एक कंपनी जो है वो अपने शेयर को डिस्काउंट पे इश्यू कर सकती है, ये कंपनी एक्ट 2013 के किस सेक्शन में कहा गया, ये कहा गया है सेक्शन 53 में, यानी कि 97 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर 98 नंबर क्वेश्चन है, अंशों के निर्गमन पर बट्टा है। तो अंशों के निर्गमन पर यानी कि शेयर को इश्यू करने पर जो डिस्काउंट होता है वो हमारे लिए कैपिटल लॉस होता है, बता रखा है डिस्काउंट है इसलिए कैपिटल लॉस है। तो 98 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर 99 नंबर क्वेश्चन है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्या होता है। तो 3 टाइप के अकाउंट होते हैं, और पर्सनल अकाउंट यानी कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ये गोल्डन रूल अप्लाई होता है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में। इस तरीके से ही हम जनरल एंट्री को करते हैं, इसलिए 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट होता है।
फिर देखो अब लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2022 के क्वेश्चन पेपर का। क्वेश्चन है ऑन इशू ऑफ शेयर टू प्रोमोटर्स विच अकाउंट इज डेबिटेड। तो जब हम शेयर को इशू करते हैं प्रोमोटर्स के लिए तो उस केस में गुडविल अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, यानी कि 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ख्याति खाता को। ठीक है, तो अब हमने कंप्लीट अकाउंट्स के 2022 के क्वेश्चन पेपर के ऑब्जेक्टिव को कवर कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सब्जेक्ट के कंप्लीट क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव के बाद हम सब्जेक्टिव की सीरीज को भी लाने वाले हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करना, और इसके साथ ही साथ आपने टोटल कितने ऑब्जेक्टिव सही किए ये भी कमेंट करना, यानी कि अपने मार्क्स भी शेयर करना। मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पेस आउट।